अच्छा, और सीएसएस क्या करेगा, वो करेगा कलर डिजाइन, मतलब वो ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है तो ये बाद में देखेंगे। तो आज आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या सर? ओके सर, ओके। तो आज बेसिक सीएसएस में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सेलेक्टर हो गया, कलर हो गया, कलरिंग किस तरह से करते हैं, फॉन्ट किस तरह से ऐड करते हैं उसमें, उसके बाद लास्ट में बॉक्स मॉडल क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीएसएस क्या होता है। तो देखिए सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कहने का मतलब है कि ऐसा सीट जो हेल्प करता है स्टाइल करने में। इट इज यूज टू स्टाइल एचटीएमएल एलिमेंट्स, मतलब कि जो एचटीएमएल हम लोग बनाते हैं उसको स्टाइल करने में इसका यूज होता है। जो भी हम लोग पहले, इससे पहले एचटीएमएल पढ़े हैं ना, तो क्या था, उस टेक्स्ट था वो नॉर्मल दिख रहा था, स्ट्रक्चर मतलब वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। बट सीएसएस का हेल्प लेकर के उसको हम डिजाइन करेंगे, अच्छा फ़ॉन्ट सेट करेंगे, अच्छा कलर उसमें ऐड करेंगे, बहुत कुछ लेआउट बनाएंगे अपने हिसाब से कलर सेट करेंगे। उसमें फ़ॉन्ट्स बहुत तरह का होता है, फ़ॉन्ट्स फैमिली होता है, वो देखेंगे। उसके बाद अच्छा दिखने के लिए स्पेसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो जो हमारा कंटेंट है उसके बीच में कितना गैप है, वो जैसे कि मार्जिन पैडिंग ये सब होता है। उसके बाद बहुत सारा मच मोर, मतलब बहुत सारा चीज़। ठीक है, मेक योर वेबसाइट अट्रैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली, मतलब अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सीएसएस का यूज होता है। देखो सीएसएस के बिना क्या होगा, जस्ट हमारे पास स्ट्रक्चर रह जाएगा, मतलब बेकार सा ढांचा, मतलब वो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बट सीएसएस का यूज जब करेंगे तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर और प्लस में डिजाइन, स्ट्रक्चर तो रहेगा ही बट वो अच्छे वे में रहेगा, मतलब वो अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि क्यों हमको सीखना जरूरी है सीएसएस, क्यों सीखे आखिर। तो टू मेक वेब पेज विजुअली अपीलिंग, मतलब सुंदर दिखना चाहिए, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब। टू बिल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब है कि उसको किसी भी डिवाइस में, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, फोन हो गया। क्या सर? एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रहा है सर। काजल कुमारी, सिर्फ काजल कुमारी को ये प्रॉब्लम हो रही। रीज्वाइन करो, रीज्वाइन, काजल कुमारी रीज्वाइन करो। तो देखो, टू सेपरेट डिजाइन फ्रॉम कंटेंट, मतलब कंटेंट से अपने डिजाइन को सेपरेट करना। टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी नया यूजर आता है कोई भी हमारे वेबसाइट के ऊपर, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। देखो एचटीएमएल क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है, सीएसएस उसमें प्रेजेंटेशन, मतलब अच्छा दिखाने के लिए इसका यूज होता है, और सीएसएस का यूज होता है इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो देखो सीएसएस ऐड करने का भी बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पे तीन तरीका मेनली हम लोग यूज करते हैं, मतलब तीन तरीका ही होता है। हाउ टू ऐड सीएसएस टू एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल में किस तरह से सीएसएस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तीन तरीका है। फर्स्ट है इनलाइन सीएसएस, सेकंड है इंटरनल सीएसएस, थर्ड है एक्सटर्नल सीएसएस। तो इंटरनल क्या होता है कि एचटीएमएल फाइल के अंदर ही हम लोग सीएसएस ऐड कर देते हैं।
मतलब उसी लाइन के अंदर, मतलब एक HTML का लाइन लिखे, कोड लिखे, उसी कोड के अंदर हम इनलाइन CSS लगा दिए। और इंटरनल में क्या होता है कि HTML फाइल के अंदर ही CSS लिखते हैं, बट वो हेड सेक्शन में रहता है। हेड सेक्शन आप लोगों को पता ही हो कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर में। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि अलग से फाइल बनाते हैं, जैसे कि .html फाइल हम लोग बना रहे हैं ना, उसी तरह से .css फाइल बना करके हम लोग कोडिंग करते हैं CSS का। तो एक एक करके देखेंगे, इंटरनल CSS क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS क्या होता है। तो फर्स्ट में है इनलाइन CSS, ठीक है। राइट डायरेक्टली इन द HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। देखो यहाँ से हम लोग VS कोड ओपन करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, राइट डायरेक्टली इन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। एक स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, तो इसमें HTML टैग के अंदर ही स्टाइलिंग कर देते हैं, मतलब CSS कर देते हैं। चेंज अप्लाई ओनली टू टैग स्पेसिफिक एलिमेंट। मतलब देखो इको हो रहा है सर। जब यहाँ पे HTML फाइल है हमारा, तो हम लोग यहाँ पे पहले एक बॉयलर पिट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लाइन CSS। तो इनलाइन CSS क्या करता है, मतलब यहाँ पे H1 लगाएं, H1 टैग लगाएं और दिस इज माय हेडिंग। इसको सेव करके इसको रन करते हैं एक बार। तो देखो ये हमारा हेडिंग आ गया। अब इनलाइन CSS क्या करते हैं, इनलाइन CSS में कि इसी लाइन के अंदर CSS लगा देंगे, कहीं एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनाएंगे, इसी लाइन के अंदर। तो कैसे करेंगे, तो इसमें एक टैग होता है स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल का यूज करके स्टाइल लगाएंगे, और इसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लो हमको इस लाइन का कलर चेंज करना है, रेड करना है मान लो, तो इसमें कलर लिखेंगे और इसका कलर रेड कर देंगे। तो यहाँ ध्यान से समझो, देखो क्या किए हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो स्टाइल है ना, यही यूज होता है CSS में सबसे ज्यादा। तो स्टाइल करके क्या किए, कलर लिए। इसको थोड़ा सा जूम करके समझाते हैं, जूम नहीं होता क्या, देखो कलर है, उसके बाद ये कॉमा है, क्या बोलते हैं इसको, और उसके बाद मतलब जो सारा कोड रहेगा ना, वो इसी फॉर्म में रहेगा जैसा दिख रहा है। सिंपल सा, मतलब CSS सबसे इजी है, इसी फॉर्म में रहता है। यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट रहेगा, उसके बाद उसका वैल्यू रहेगा यहाँ पे, और ये फिर उसके बाद ये बंद रहेगा। तो कलर का वैल्यू क्या है, रेड है, तो हमारा फॉन्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको सेव करेंगे तो देखो ये हमारा रेड हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इसको जैसा था वैसा कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे इनलाइन CSS। मतलब HTML फाइल के अंदर ही, लाइन के अंदर ही हम स्टाइलिंग कर दिए। इसका नाम क्या है, नाम सही पता चल रहा है, इनलाइन CSS, मतलब लाइन के अंदर ही CSS, लाइन के अंदर ही CSS। मतलब ये हमारा HTML फाइल है, H1 टैग है, और इसी H1 टैग में हम लोग स्टाइलिंग कर दिए, मतलब इसका कलर जो है लाल कर दिए। तो इसी को बोलेंगे इनलाइन CSS, ठीक है। एक पैराग्राफ लेते हैं, दिस इज माय पैराग्राफ। इसको सेव करेंगे, स्टाइलिंग करते हैं। इसका कलर मान लो
बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक ही रहता है, इसका इस ब्लू वायलेट कर देते हैं तो हो गया सर्कल लाइन का स्टाइलिंग। इसको सेव करेंगे, उसको देखेंगे तो देखो इस तरह से इसका कलर हो गया। इसका साइज छोटा क्यों है? क्योंकि इसको हम पैराग्राफ में लिखे हैं, तो पैराग्राफ का जो नॉर्मल साइज होता है वो इतना ही होता है। हेडिंग का साइज सबसे बड़ा रहता है, H1 का साइज। ये हो गया इनलाइन CSS, मतलब लाइन के अंदर ही हम यहाँ पे CSS यानी स्टाइलिंग कर दिए। ओके, इनलाइन CSS समझ में आ गया सबको? जिसको चीज को समझ आ गया वो हम सब भेज सकते हैं। काजल कुमारी, ईशान को समझ में आ गया। सिमरन, जुनैर, ओके, सबको समझ में आ रहा है। देखो ये क्या करता है कि जिस लाइन में हम लोग CSS लगाएंगे उसी लाइन को सिर्फ चेंज करेगा। ये होता है इसका काम। चेंज अप्लाई ओनली टू दैट स्पेसिफिक एलिमेंट, मतलब जिस एलिमेंट में CSS लगाएंगे उसी को सिर्फ चेंज करेगा, बाकी किसी को चेंज नहीं करेगा। और इसमें इसका फायदा क्या है कि क्विक एंड इजी फॉर स्मॉल ट्रिक्स, मतलब छोटा मोटा चेंज लाना है ना तो आसानी से जाओ HTML के लाइन में जाओ और यहाँ पे स्टाइलिंग कर दो, मतलब आसानी से, मतलब इसको करना जो है वो काफी इजी है। मतलब लाइन के अंदर जाओ और स्टाइलिंग कर दो। हार्ड टू मेंटेन, बट क्या होता है जब बहुत ज्यादा कोडिंग करेंगे ना, बहुत ज्यादा, तो ये बहुत कम यूज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोडिंग में ये काम नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लाइन के अंदर कोडिंग करते जाओ तो करते जाओ, तो ये लाइन जो है वो जो इतना छोटा सा लाइन है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा स्टाइलिंग करेंगे। मान लो इस लाइन को रेड करना है, बोल्ड करना है, इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, इसका साइज बढ़ाना है, तो एक ही लाइन में अगर कोड करेंगे तो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, नॉट रीयूजेबल, अभी पहले ही बोलती है कि मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कोडिंग करेंगे तो ये यहाँ पे मान लो कलर के अलावा क्या हो सकता है, मान लो इसका स्टाइल, क्या करेंगे इसी के अंदर एक बार देखते हैं क्या होता है। ये कैसे आ गया, ये नया कर्सर, सॉरी एक सेकेंड, कर्सर थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ ये वाला आ गया। अरे मान लो इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट देना पड़ेगा। फॉन्ट फैमिली मान लो, देखो इतना सारा फॉन्ट है, इसमें से ये वाला रख देते हैं। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत एक ही लाइन में होने की वजह से लंबा होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे फॉन्ट लगा दिए हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिए हैं, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं। ये क्या आ गया, देखो ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया अभी,
तो क्या हो रहा है कि हमारा जो कोड है वो बहुत बड़ा होते जा रहा है इनलाइन सीएसएस में, इसलिए इसको मेंटेन करना काफ़ी हार्ड है, नॉट रीयूजेबल। ये मैंने पहले कर चुका था। देखो H1 के अंदर स्टाइल किए, मतलब ये इसका क्या हो गया, ओवरव्यू। ओवरव्यू इसी तरह से ये दिखता है, टैग रहेगा, इसी के अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं, इसका कलर रेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है इंटरनल सीएसएस क्या होता है। तो इंटरनल सीएसएस क्या करते हैं, सीएसएस इज रिटेन इन स्टाइल टैग इनसाइड द एचटीएमएल फाइल हेड सेक्शन। मतलब एक स्टाइल टैग बना करके उसी के अंदर फॉन्ट, वो तो एग्जाम्पल वो तो एग्जाम्पल दे रहे थे, फॉन्ट थोड़ी समझा रहे थे। मतलब कि क्यों, मतलब ये मेंटेन करना क्यों, फॉन्ट बताएंगे अभी। अभी तो एग्जांपल दे रहे थे कि कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा कोड। देखो एक एक ही लाइन के अंदर लिखने पर कितना लंबा होते जा रहा है, मतलब इसको मेंटेन करना काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। फॉन्ट चेंज हुआ नहीं समझ आया, फॉन्ट चेंज हुआ है, देखो एक बार दिखा देते हैं। अगर इसको हम यहाँ से हटा दें, देखो पहले कैसा है, अभी देखो इसको एक बार साइड में कर देते हैं, इसको लगा दिए, तो देखो चेंज हुआ ना फॉन्ट। अब समझ आ रहा है कैसे फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये फॉन्ट का नाम है, ये सब वरदान है। देखो इतना सारा नाम था, इसमें से अगर जो अवेलेबल रहता है वो हो जाता। एक फ़ॉन्ट लगाते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली, ये फ़ॉन्ट फैमिली है और ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का नाम है। ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वरदाना जो फ़ॉन्ट है वही अप्लाई हुआ था। अगर इसको हम हटा दें और सेव करें तो देखो हट जाएगा, ये चेंज होगा। अगर इसमें वरदाना अप्लाई करें तो ये चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट साइज चेंज होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो समझा रहे थे कि ये कैसे, मतलब कैसे कोड हमारा बड़ा हो जाता है, वो ऐसे ही समझा रहे थे। फ़ॉन्ट के बारे में बाद में पढ़ेंगे, आगे है ये, इसी स्लाइड में, इसी स्लाइड में फ़ॉन्ट फैमिली है, आगे पढ़ेंगे। देखो इंटरनल सीएसएस क्या होता है कि स्टाइल टैग का यूज करके और स्टाइलिंग करते हैं, और कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर। जैसे कि देखो ये हटा देते हैं, ये लाइन सीएसएस सबको समझ में आ गया कि लाइन के अंदर सीएसएस करेंगे। अब ये जो हमारा हेडर का पार्ट है ना, ये हेडर इनलाइन, सॉरी ये वाला सीएसएस क्या बोलते हैं, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस हेड सेक्शन के अंदर करते हैं। ये हमारा जो हेड है ना, ये हो गया हेड, ये हो गया हेड, इसी के अंदर करेंगे, इसी के अंदर, मतलब यहाँ पे जगह है, यहाँ पे स्टाइल, ये हो गया हमारा एक स्टाइल टैग, क्योंकि सारा स्टाइलिंग जो है इसी टैग का यूज करके ही करेंगे। तो ये हो गया स्टाइल, और इसी के अंदर हम लोग सीएसएस करेंगे। तो देखो H1 यहाँ पे लगाएंगे और लिख देते हैं दिस इज माय हेडिंग, सेव करेंगे और इसको सर्वर पे चेक करेंगे, सर्वर ही चला गया, फिर से इसको रन करना पड़ेगा। देखो ये अभी नॉर्मल सा टेक्स्ट दिख रहा है, बट अगर इसमें अगर स्टाइलिंग हमको करना है तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस में क्या बताएं अभी कि देखो
ये हमारा हेड है और हेड के अंदर ही हम लोग CSS करेंगे। तो कैसे करेंगे CSS, कैसे करेंगे, कैसे इसको H1 को एक्सेस करेंगे? तो देखो एक्सेस करने का हमारे पास एक तरीका होता है। जैसे जैसे कि देखो ये हमारा H1 है ना, तो हमको क्या करना है, H1 को एक्सेस करना है। तो इसका एक तरीका है कि H1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, H1 लिखेंगे नॉर्मल। फिर ये वाला टैग होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंजिला ब्रैकेट, इंग्लिश में कर्व ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो इसको, इसका यूज करके और इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग करेंगे उसमें अप्लाई होगा। जैसे कि कलर पिंक, अब क्या होगा, इसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। देखो इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। इस तरह से हम लोग करते हैं इंटरनल CSS। देखो अब H2 एक और लाइन बनाते हैं, दिस इज माय इंटरनल CSS। मान लो अब देखो H2 को हमको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, H2 लिखेंगे, H2, उसके बाद ये मंजिला ब्रैकेट, नेटवर्क। हाँ मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? कहाँ से इशू हुआ था सर, कहाँ से इशू हुआ था, मतलब कौन सा टॉपिक कहाँ पे? H2 पे देखो, तो H2 को कैसे एक्सेस किया पता चला? एक सेकंड से, शेयर हो गया सर, स्क्रीन शेयर हो गया। देखो यहाँ पे H2 को कैसे एक्सेस करना है, देखो फिर से बता देते हैं। मतलब H1 को जैसे एक्सेस किए थे ना, उसी तरह से H2 को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे H2 लिखना है सिंपल, H2, और यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे,
उसके बाद जो भी करना है, मान लो इसका कलर देना है, कलर, और कलर मान लो ब्लू, ब्लू सेट करना है। तो इस तरह से H2 का कलर जो है, दिस इज माई इंटरनल CSS, H2 वाला पार्ट ये भी हमारा ब्लू हो जाएगा। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखो जो हमारा H2 है वो भी, इसमें भी CSS हमारा अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर CSS इंटरनल CSS समझ में आ गया सबको? आयुष, आयुष ने राइज हैंड किया। आयुष सिंह, आयुष, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इनलाइन CSS क्या करते हैं? स्टाइल अप्लाई टू द होल पेज। इसमें क्या कर रहे थे कि हम लोग पर्टिकुलर जो टैग है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसको एक्सेस करके उसका स्टाइलिंग कर रहे थे। मतलब कि यहाँ पे H2 है ना, तो H2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि फॉन्ट फैमिली बताते हैं ना, अभी फॉन्ट फैमिली, तो देखो इतना सारा फॉन्ट है, ये सब फॉन्ट का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब फॉन्ट का नाम है। यहाँ पे इसको फॉन्ट दे सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज है। फॉन्ट साइज है, मतलब ये सब बहुत सारा चीज है। इतना ही पहले समझते हैं। देखो इसका फॉन्ट चेंज दिख रहा है ना, कहने का मतलब है ना कि इसका यूज मतलब काफी हद तक इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये सेपरेटली मतलब एक्सेस कर पा रहे हैं, मतलब ज्यादा ओवरलोड नहीं हो रहा है। बट ये भी बहुत कम यूज होता है। मेन जो यूज होता है ना वो एक्सटर्नल CSS, ये वाला CSS यूज होता है, एक्सटर्नल CSS। कि इसमें भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है। देखो यूज फॉर स्टाइलिंग अ सिंगल पेज प्रोजेक्ट, मतलब देखो छोटा सा पेज बनाना है, एक पेज का CSS करना है, उसमें ये यूज हो सकता है। नॉट रीयूजेबल फॉर मल्टीपल पेज, मतलब बहुत सारा पेज अगर बनाना है तो ये यूज में नहीं आएगा, फिर उसके लिए हमको एक्सटर्नल CSS का यूज करना पड़ेगा। HTML फाइल्स गेट बल्कि, मतलब बहुत सारा अगर CSS हम पेज में लगा देते हैं, मतलब इंटरनल CSS, तो जो हमारा CSS का फाइल जो है वो बल्कि दिखेगा, बहुत ज्यादा उसमें कोडिंग दिखेगा, मतलब उसको समझना फिर हमारे ही बस में नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका यूज भी कम होता है। तो मेन जो हमारा CSS है ना वो है एक्सटर्नल CSS, और इसी का यूज करके हम लोग आगे का कोडिंग सीखेंगे, आगे का प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखो इस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए बताए थे कि H1 को मान लो एक्सेस करना था हम लोग को, तो H1 को लिखे H1 यहाँ पे, और उसके बाद इसको मंजिला ब्रैकेट के अंदर कलर यहाँ पर स्टाइलिंग कर दिए। और ये कहाँ पे किए? तो इनसाइड द हेड सेक्शन, यानी हेड सेक्शन के अंदर किए थे। देखो जो इंटरनल इंटरनल जो हमारा CS है उसका जो स्टाइल वाला टैग हो किसके अंदर है? हेड सेक्शन के अंदर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी को डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। देखो एक्सटर्नल CSS क्या होता है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
देखो CSS इज स्टोरेड इन सेपरेट डॉट CSS फाइल। जैसे हमारा डॉट HTML फाइल था ना, उसी तरह से एक डॉट स्टाइल CSS फाइल बनाएंगे और उसमें सारा CSS का पार्ट लिखेंगे। लिंक टू द HTML फाइल यूजिंग द लिंक, मतलब एक टैग होता है हमारे पास लिंक, उसका यूज करके और CSS फाइल को, ये CSS फाइल को और HTML फाइल को दोनों को लिंक कर देते हैं। लिंक करेंगे तभी तो दोनों एक दूसरे से जुड़ पाएगा और दोनों अप्लाई हो पाएगा हमारे वेब पेज पर। देखो इसका एडवांटेज क्या है, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कोड, मतलब दोनों फाइल को, HTML फाइल हमारा हो गया, CSS फाइल हमारा हो गया, तो दोनों को सेपरेट अगर कर देंगे तो हमको खुद से आसानी पड़ेगा, मतलब वो कोड जो हमारा होगा वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगा, सजा हुआ रहेगा। वन फाइल कैन स्टाइल मल्टीपल वेब पेज, और एक फाइल का यूज करके बहुत सारा पेज, मल्टीपल पेज का कोडिंग हम लोग मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं। इजियर टू अपडेट एंड मेंटेन, मतलब इसको बदलते रहना, मेंटेन करते रहना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो इस तरह से इसको लिंक करते हैं। ये हमारा मान लो HTML का फाइल है, तो HTML फाइल में क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर ये वाला अप्लाई कर देंगे। देखो इसको समझाते हैं ये क्या है। देखो लिंक बोले थे ना, लिंक टैग के अंदर, तो ये लिंक है और इस तरह से इसको लिखते हैं। रेल के अंदर ये वाला स्टाइल शीट रहता है, HREF के अंदर हमारा CSS फाइल का एड्रेस रहता है। देखो इसको VS कोड में समझेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। और CSS में क्या रहेगा, तो एक बार ये जब लिंक हो जाएगा तो CSS में जो हमारा प्रोग्राम करेंगे वो शो करेगा हमारा HTML फाइल का, वो हमारे वेब पेज पे दोनों लिंक होके शो करेगा। एक बार देखो VS कोड पे एक बार समझ लेते हैं। देखो पूरा इसको हटाएंगे, एक सेकेंड, पूरा हटा दिए। अब देखो फिर से बॉयलर प्लेट लगाएंगे, ये लग गया, और यहाँ पे इसका हेडिंग देंगे एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS, स्पेलिंग लग रहा है इसका गलत है, देखो एक्सटर्नल। तो इससे पहले क्या करेंगे, एक CSS का फाइल बना लेते हैं। तो देखो CSS का फाइल कैसे बनाते हैं, स्टाइल, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट स्टाइल ही क्यों देते हैं, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS क्यों लिखे, हम कुछ और नाम दे सकते, स्टाइल के अलावा भी हम कुछ और नाम दे सकते थे, क्योंकि ये यूनिवर्सल यूज होता है, मतलब हर कोई इसी को मतलब एक नाम दे दिया गया है कि स्टाइलिंग करना है तो स्टाइल डॉट CSS, मतलब ये याद रखने के लिए। इसमें भी यूनिवर्सल है इंडेक्स डॉट HTML, मतलब हर कोई ऐसा ही सेव करता है। देखो दो फाइल तो बन गया, ये हमारा CSS का फाइल हो गया, ये CSS हो गया, मतलब इसमें CSS का कोडिंग करेंगे, और ये हमारा HTML फाइल हो गया। बट दोनों को लिंक कैसे करते हैं, तो देखो लिंक करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, हेड सेक्शन के अंदर जाना है, कि देखो बॉडी हेड सेक्शन के बाहर मत कर देना, यहाँ पे मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, काम ही नहीं करेगा। सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर जाएंगे और लिंक बताया था ना, लिंक, तो लिंक के जैसे इंटर करेंगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा, रेल HTML स्टाइल शीट। तो देखो रेल स्टाइल शीट कहने का मतलब है कि जो लिंक जो हम कर रहे हैं वो एक स्टाइल शीट फाइल है, मतलब यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS लिखे है ना, तो स्टाइल वाला फाइल है, और ये HREF क्या है, तो ये एड्रेस है, मतलब ये फाइल कहाँ पे है, तो हमारा बगल में ही है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बगल में ही है, तो यहाँ पे ये वाला सिंपल लिख देंगे। तो जैसे स्टाइल डॉट CSS करेंगे तो ये देखो ये फाइल है, यहाँ से डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर ले रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों एक ही फाइल में है तो ये वाला रहेगा, अगर दूसरा CSS को कहीं और दूसरे फाइल में, मान लो D ड्राइव में या E ड्राइव में डालिए, तो उसका एड्रेस यहाँ पे कुछ और होगा, बट यहाँ पे HTML के साथ ही है, तो ये वाला इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो लिंक करना सबको समझ में आएगा, कैसे HTML और CSS को लिंक कैसे करते हैं। लिंक टैग के अंदर ये REL स्टाइल शीट, उसके बाद HREF और इसका लिंक यहाँ पे रहेगा HTML फाइल का।
लिंक कैसे करना है? लिंक करने में किसी को डाउट है? सिमरन कुमारी का कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को डाउट है तो देखो यहाँ पे चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो ठीक है। हो गया। अब देखो यहाँ पर H1 फिर से बनाते हैं। दिस इज माय हेडिंग, दिस इज माय हेडिंग। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पे ये शो हो रहा है। यहाँ पे देखो दिस इज माय हेडिंग आ गया। अब इसको स्टाइलिंग करना है तो हम लोग पहले ही से लिंक कर चुके हैं, तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे स्टाइल शीट फाइल में, ये वाला में, और एक्सेस करने के लिए पहले बताए थे H1 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे H1 लिखेंगे। अब जो भी यहाँ पे स्टाइलिंग करना है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कलर ये वाला ब्लू वॉयलेट कर देते हैं, सेव करेंगे और देखने जाएंगे तो देखो यहाँ पे ब्लू वॉयलेट कलर का हो गया। इस तरह से हमारा एक्सटर्नल CSS काम करता है। अब जो भी हमको स्टाइलिंग करना है वो इस पेज में करेंगे, और देखो HTML का सारा कोड इसमें रहेगा, CSS का सारा कोड इसमें रहेगा। तो एक्सटर्नल CSS डाउट क्लियर। यहाँ पे किसी को डाउट है? दोनों को एक में करना है तो दोनों को एक में करने के लिए तो पहले ही बता चुके हैं। कैसे मतलब इसका क्या मतलब हुआ? दोनों को एक में करना तो पहले ही बता दिए। मतलब क्या इसमें करना, क्या इसमें करेंगे तो बोलेंगे उसको इनलाइन CSS या इंटरनल CSS, बट इसके बाहर करना है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल CSS। विशाल कुमार, दोनों को एक में करना है तो ये क्या है? फिर से बोलो, फिर से क्या डाउट है? ये हमको समझ नहीं आया, क्या है ये? ठीक है, इसी का यूज करके हम आगे का सारा समझेंगे। आगे चल के सब कुछ एक्सटर्नल CSS में हम लोग पढ़ें। अब देखो क्या है, CSS सिलेक्टर इंट्रोडक्शन। मतलब देखो अभी सेलेक्ट करना बता रहे थे ना, कैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमको H1 को सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे हम लोग H1 को यहाँ पे डायरेक्ट लिखे और इसको एक्सेस कर लिए। बट इसको जितना आसान है एक्सेस करना, मतलब एक ही टैग को, इस टैग को तो हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाए, बट बहुत सारा ऐसा टैग है ना उसको डायरेक्टली हम लोग इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे क्लास हो गया, आईडी हो गया। क्लास और आईडी क्या होता है, तो उसको एक्सेस करने का अलग तरीका होता है क्लास और आईडी का। तो क्लास और आईडी क्या होता है वो अभी तुरंत आगे चल के बताएंगे। देखो एलिमेंट जो अभी पढ़ रहे थे ना उसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि H1 क्या है, एक तरह का एलिमेंट है, तो एलिमेंट को इस तरह से तो हम लोग एक्सेस करना सीख गए हैं। बट यहाँ पे एक आईडी सेलेक्टर होता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको इस तरह से हैश टैग लगाना होगा, हैश टैग। उसके बाद ये आईडी का नाम रहेगा। तो आईडी क्या होता है, तो देखो आईडी को समझते हैं। आईडी जो होता है, जैसे कि तुम लोग का रोल नंबर है ना, रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, एक तरह का यूनिक है, तुम्हारा एक आईडी आईडी बन गया, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड। तो उसी तरह से कोई पार्टिकुलर आदमी है, मतलब कोई आदमी है तो उसका आईडी देना है, तो उसका आईडी क्या हो गया, रोल नंबर हो गया। तो वो आईडी जो रहता ना है, वो सिंपल सा समझो, आईडी जो है वो यूनिक रहेगा। तो उसको जैसे कि देखो समझाना पड़ेगा।
सिंपल सा भी समझो कि आईडी को जो है वो हैश टैग से हम लोग एक्सेस करते हैं। और उसके बाद टाइटल मतलब क्या, आईडी का यहाँ पे नाम रहेगा कुछ भी। तो देखो आईडी किस तरह से बनाते हैं, आईडी वीएस कोड में बनाने का सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पे हैश टैग देगा ना, हैश टैग, ठीक है। और उसके बाद जो भी तुमको आईडी का नाम देना है, जैसे कि मेरा नाम दे देते हैं दीप, ये होगा मेरा नाम। अब जैसे इंटर दबाएगा ना तो देखो क्या हो रहा है, आईडी बन के हमारा नाम आ जा रहा है। तो इसको कैसे बनाए हम, खुद से भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे हैश टैग हम लिखे ना, हैश टैग और दीपू लिख दिए, तो ये हमारा आईडी बन के तैयार हो गया। और आईडी इक्वल टू दीपू। अब इसको एक्सेस करना है ना, मान लो दीपू हो गया, अब इसी के अंदर हम H1 लिख दिए, H1 और दिस इज माय पाथ ऑफ आईडी, ठीक है। अब इस एरिया को हमको अगर एक्सेस करके आओ, इसका मान लो CSS अप्लाई करना है इसमें, तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, हैश टैग याद रखना। आईडी मतलब क्या, हैश टैग। तो हैश टैग सबको समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हैश टैग, सीढ़ी जैसा जो रहता है ना। देखो जैसे हैश टैग लिखे ना, तो हमारा HTML में जो भी आईडी रहेगा ना वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दीपू हम क्या बनाते हैं, दीपू हमारा क्या एक तरह का आईडी बन चुका है। तो जैसे यहाँ पे इंटर दबाएंगे तो दीपू हमारा जो है वो अब एक्सेस हो पाएगा। अब जो भी इसमें स्टाइलिंग करना है, अभी हम स्टाइलिंग में कलर ही सिर्फ लेकर चल रहे हैं, लेकिन स्टाइलिंग में बहुत ज्यादा बहुत सारा रहता है, वो बाद में समझ में आएगा, पहले कलर समझ लेते हैं। मान लो इसका कलर ये रखना, एक्वा रखना है, तो जो भी आईडी के अंदर रहेगा H1 है तो वो एक्वा हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं एक्वा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो H1 यहाँ पे भी है और H1 यहाँ पे भी है। यहाँ पे H1 को क्या क्यों वैलिड किया हुआ है, तो इसका भी कलर जो है वो वैलिड हो गया। बट देखो अगर इसको हमको एक्सेस करना है, H1 को आईडी के अंदर इसको एक्सेस करके और इसका CSS करना है, तो सबसे पहले आईडी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद H1, ये कैपिटल में लिखा है, इसको भी हम लोग स्मॉल में करते हैं। देखो कैसे चेक करेगा, ये सबसे पहले H1 को देखेगा, मतलब H1 क्या है, मतलब देखो दीपू दीपू में जाएगा, पहले दीपू के अंदर क्या है H1, तो इसके अंदर जाने के बाद इसके अंदर जाएगा ये, तब जाके इसका कलर क्या है, एक्वा है, और इसका कलर जो है वो एक्वा हो जाएगा। अब देखो हो गया कि इस तरह से एक्सेस किया, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे आईडी सेलेक्ट किए, आईडी के अंदर हमारा H1 था, आईडी के अंदर H1, तो आईडी पहले हम एक्सेस किए, आईडी के बाद H1 था, तो H1 को ये CSS अप्लाई हो गया। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, थोड़ा सा ये पहले ही आ गया था इसलिए हमको समझाना पड़ गया, नहीं तो अभी इसको हम समझाते नहीं, क्योंकि बाद में मल्टीपल सेलेक्टर को किस तरह से एक्सेस करना है, मतलब आसान है। देखो इसी के अंदर अगर H1 के अंदर एक और टैग रहता तो उसको कैसे एक्सेस करते, आप समझ में आएगा। देखो H1 के अंदर हमारा मान लो पैराग्राफ लगा दें, दिस इज माय पैराग्राफ, तो आप
इसको कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि अभी इसको अगर हम लाइव देखें, रुक जाओ, इसको सेव नहीं किया। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है। मान लो हमको, मान लो पैराग्राफ, सिर्फ ये पैराग्राफ का कलर हमको चेंज करना है, मान सिर्फ पैराग्राफ का, तो कैसे करेंगे? दीपू के अंदर H1 है, H1 के अंदर P है, तो यहाँ पे देखो, इसको सेपरेट बना देते हैं। हैशटैग हो गया, H1 लिखेंगे, और H1 के अंदर P का कलर देखो क्या करते हैं, इसका कलर लोग मान लो ब्राउन कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, ये स्पेशल ब्राउन हो गया। बट यहाँ पे सेम लाइन में नहीं आ रहा। पैराग्राफ का मतलब ही होता है कि वो अगला लाइन में आएगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट वो सब छोड़ो ना, सेम लाइन में आ रहा है वो सब छोड़ो, कैसे एक्सेस किए पैराग्राफ को समझ में आ गया कि मतलब देखो, दीपू के अंदर H1 था, H1 के अंदर पैराग्राफ था, तो यहाँ पे पैराग्राफ का कलर हमारा ब्राउन हो गया। बट एक और तरीका है इसका कलर चेंज करने का, कि इसको पैराग्राफ पूरे फाइल में, पूरे यहाँ पे कोडिंग जो HTML का फाइल में पैराग्राफ तो एक ही है ना, पूरा फाइल में पैराग्राफ हमारा एक ही है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पैराग्राफ को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट P लिखो और इसको एक्सेस कर लो। इसका कलर अभी हम एक्सेस करना बता रहे हैं, ग्रीन करते हैं, तो देखो डायरेक्ट इसका ग्रीन हो गया, मतलब ज्यादा इसमें ताम झाम करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो एक्सेस किस तरह से करना है, ये क्लियर हो गया ना, एक्सेस किस तरह से करना है। इसी को बोलते हैं सेलेक्टर, मतलब सेलेक्ट किस तरह से करना है। तो आईडी को किस तरह से सेलेक्ट करना था वो समझ में आ गया। अब है क्लास, देखो क्लास यहाँ पे क्या था, हैश टैग से हम लोग एक्सेस कर रहे थे आईडी को, उस तरह से क्लास को एक्सेस करने के लिए ये डॉट यूज करते हैं। यहाँ पे डॉट दिख रहा है, डॉट बॉक्स है, तो इस तरह से यहाँ पे बॉक्स करके मतलब डॉट करके इसको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे VS कोड में जाएंगे, जैसे डॉट यहाँ पे लिखते हैं ना, डॉट मान लो जो क्लास का नाम यहाँ पे बॉक्स था, तो बॉक्स हमारा क्लास का नाम हो गया। जैसे इंटर दबाएंगे ना, तो देखो यहाँ पे क्लास आ जा रहा है। अब क्लास के अंदर कुछ भी हम बना सकते हैं। क्लास के अंदर हमारा H1 रहेगा, दिस इज माय देखो देखो
क्लास में क्या रहता है कि यूनिक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के यूज करते हैं आईडी का। और क्लास जो है ना वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब एक साथ ढेर सारा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारा हमको कोडिंग रहेगा बहुत सारा, और वो सेम नाम से रहेगा, मतलब एक ही जैसा जो एलिमेंट है उसको हमको मान लो 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स है और 10 बॉक्स को एक साथ हमको एडिट करना है। तो 10 बॉक्स का क्या नाम रख देंगे, बॉक्स नाम रख देंगे। देखो समझाते हैं, इसको कॉपी करेंगे। देखो सबका नाम क्या है, क्लास में बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है, सबका नाम बॉक्स हो गया। बट इसका अंदर का जो एलिमेंट है वो दूसरा है। मान लो ये H2 है, दिस इज माय H2, दिस इज माय H3, दिस इज माय H4, दिस इज माय H5। मतलब हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस है, ठीक है, बट इसका अंदर का जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, बट हमको सबको एक साथ एडिट करना है। तो इस टाइम पे हमको क्लास यूज होगा। मतलब बहुत सारा हमारे पास बॉक्सेस है, बहुत सारा एलिमेंट है, बट सबको हमको एक साथ एडिट करना है, सबको एक साथ कलर चेंज करना है। तो इस टाइम पे हमारा क्लास यूज होगा। मतलब देखो सबका नाम एक ही रख दो, बॉक्स होता है, इसका भी नाम बॉक्स है, इसका भी नाम बॉक्स है, इसका भी नाम बॉक्स है, सबका नाम बॉक्स है। अब सबको एक साथ एडिट करना है तो क्या करेंगे, CSS में जाएंगे। अब बॉक्स को एक्सेस करने के लिए डॉट का यूज होता है। जैसे डॉट लगाएंगे तो जितना जो हमारा HTML फाइल में बॉक्स अथी क्लास का फाइल रहेगा ना वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो एक ही हम अभी बॉक्स ही बनाए हैं, यहाँ पे बॉक्स शो होने लगा। यहाँ पे आराम से हम सारा को एक साथ एडिट कर पाएंगे। देखो कुछ भी यहाँ पे चेंज लाएंगे ना बॉक्स के अंदर, तो इसमें भी वो चेंज आएगा सारे में। कलर, सब का कलर हम रेड कर देंगे। देखो सब का कलर अब रेड हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ पता है, क्योंकि सब यहाँ पे H1 है, सब H1 है। यहाँ पे हमको H3 करना होगा। यहाँ पे नाम भी दिए थे ना H3, ये हमारा H4 है, इसका नाम देना पड़ेगा H4। H4 हो गया हमारा H5। अभी हम आईडी का पार्ट हटा देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्लास है। अब देखो हम क्या किए थे, सिर्फ यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट किए थे, सिर्फ बॉक्स को। देखो यहाँ पे सिर्फ बॉक्स को सिलेक्ट किए थे, ये भी हटा देते हैं, नहीं तो ये आगे चल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट देखो यहाँ पे से हम बॉक्स को सिलेक्ट किए, बट सारा जो हमारा लाइन है उसका कलर रेड हो गया। क्यों, क्योंकि अब सबका क्लास जो नेम है, क्लास का नेम है वो सेम है। मतलब सबका क्लास का नाम जो है वो बॉक्स ही है, और यहाँ पे हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, बॉक्स को, इसलिए सब एक साथ एक्सेस हो पा रहा है। तो क्लास का यूज क्यों होता है सबको समझ में आ गया। मतलब एक साथ बहुत सारे चीजों के एक्सेस करने के लिए। मतलब अब एक एक करके क्या करेंगे, मतलब H1 को रीड करने जाएंगे, H2 को रीड करने जाएंगे, H3 को रीड करने जाएंगे। इससे अच्छा है कि सबका क्लास नाम एक, क्लास का नेम एक दे देंगे, बॉक्स, और यहाँ पे सिंपल बॉक्स को एक्सेस करेंगे और इसका कलर जो है वो, मतलब इसमें CSS अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें किसी क्लास, क्लास सब कुछ आईडी, देखो क्लास समझ में आ जाएगा तो उसी तरह से आईडी भी समझ में आ जाएगा। उसमें क्लास में क्या हो रहा था कि मल्टीपल चीजों को एक साथ एक्सेस करने के यूज कर रहे थे, उसी तरह से आईडी जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने के यूज होगा। आगे चल के ये आईडी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितना तक पढ़ाए उतना तक किसी किसी को डाउट।
जितना तक अभी पढ़ाए हैं। ओके, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है। 30 मिनट टाइम है और स्लाइड बहुत ज़्यादा है। देखो कितना सारा स्लाइड है, वाह। स्लाइड्स, क्लास लेक्टर हो गया, मतलब डॉट करके इसको एक्सेस करना है। एक होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है? यूनिवर्सल से नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा वेब पेज को एक्सेस कर लेगा। इसका कैसे यूज करना है? जैसे ही हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाने का तरीका है, हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे। स्टार मतलब कि हो गया यूनिवर्सल। उसके बाद मंजिला ब्रैकेट, और इसमें जितना भी स्टाइलिंग करेंगे ना वो पूरा वेब पेज पे अप्लाई होगा, पूरा पेज पे अप्लाई होगा। अगर कलर हम रेड करते हैं ना, मतलब ब्राउन हो गया, इसको सेव करेंगे। अब इसको देखेंगे पेज पे कैसा दिखता है। तो सब यहाँ पे मतलब यूनिवर्सल कहने का मतलब कि जितना भी कोडिंग रहेगा, आईडी हो, क्लास हो, H1 हो, कोई भी टैग हो, सब पे अप्लाई हो जाएगा। कौन सा? यूनिवर्सल सेलेक्टर। और यूनिवर्सल का लिखने का मतलब है कि यहाँ पे ये स्टार यूज करेंगे, स्टार। उसके बाद मंजिला ब्रैकेट के अंदर ये कोड, कुछ भी स्टाइलिंग करेंगे। यूनिवर्सल सेलेक्टर, डाउट क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। मार्जिन पैडिंग क्या क्या होता है वो सब समझाएंगे। पिक्सल से क्या होता है ये सब आगे समझाएंगे। देखो, ये पहले ही हम तुम लोग को बता देते हैं क्या होता है। अभी ग्रुपिंग मतलब एक साथ कैसे सबको सेलेक्ट करना है, ग्रुपिंग एंड कॉम्बिनेशंस। जैसे कि देखो, ग्रुपिंग में कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा H1 हो गया, H2 हो गया, मतलब तीनों में सेम चीज हमको अप्लाई करना है। मतलब H1 को, H2 को और पैराग्राफ को, तीनों का कलर हमको ग्रीन करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे हम इसको पूरा क्लास को हटा देते हैं, एक हम H1 बनाए, दिस इज माई H1। उसी तरह से हम एक H2 बनाए, दिस इज माई H2। बन गया। और इसी के नीचे पैराग्राफ बनाए, दिस इज माई पैराग्राफ। सेव करेंगे। अब देखो क्या करेंगे। अब इजी इजी तरीका बनाते हैं। कोई रहेगा, कोई स्टूडेंट रहेगा, इसमें इसी में से कोई स्टूडेंट रहेगा, एक एक करके सबको एक्सेस करेगा। मतलब सबसे पहले क्या करेगा, H1 को एक्सेस करेगा, मतलब सबका कलर ग्रीन करना है, वो क्या करेगा, H1 को एक्सेस करेगा, फिर H2 का एक्सेस करेगा, और फिर वो क्या करेगा, पैराग्राफ को एक्सेस करेगा। मतलब तीनों को अलग अलग एक्सेस करेगा। बट समझदार स्टूडेंट क्या करेगा, H1 लिखेगा, कॉमा H2 लिखेगा प्लस पैराग्राफ, और यहाँ पे जाकर के तीनों का कलर ग्रीन कर देगा। अब देखो तीनों का कलर ग्रीन होता है कि नहीं। देखो तीनों का कलर यहाँ पे ग्रीन होगा। तो इस तरह से हम लोग अपना दिमाग लगा करके और कोडिंग को, मतलब जो हमारा प्रोग्राम है उसको छोटा बना सकते हैं। ये पढ़ चुके हैं डीप के अंदर पैराग्राफ, मतलब सब सेम ही है। देखो
अब मान लो चाइल्ड पेरेंट, जैसे कि देखो कोई दो टैग है, टैग के अंदर टैग है, कनेक्शन तो नहीं चला गया, आवाज सुनाई दे रहा सबको? राइज हैंड कौन कर रहा है बार बार? इसको समझा रहे थे कोई? इसको, ये चाइल्ड चाइल्ड वाला, जैसे कि देखो दो टैग है, डिव है एक और एक पैराग्राफ है, तो जो अंदर रहेगा ना, अंदर मतलब डिव के अंदर पैराग्राफ, तो ये इसका पेरेंट बन जाएगा और ये इसका चाइल्ड बन जाएगा, मतलब पैराग्राफ क्या होगा, चाइल्ड होगा। देखो बीएस कोड में जाएंगे और एक डिव बनाएंगे, डिव। डिव क्या होता है सबको पता है? डिव, डिव पहले, इससे पहले बताए हैं हम, कहाँ गया डिव, किसी को पता है? DIV, डिव टैग। देखो डिव जब हम कोडिंग करते हैं ना, तो डिव बहुत ज्यादा यूज होगा। डिव क्या करता है, देखो एक तरह से बॉक्स समझ लो, बॉक्स। जब हम डिव बनाते हैं ना, तो समझो कि एक बॉक्स बना रहे हैं, और जो भी यहाँ पे कोडिंग करेंगे ना, वो बॉक्स के फॉर्म में होगा। जैसे कि देखो डिव बनाए, क्यों कह रहे हैं, मतलब डिव को हम बॉक्स क्यों कह रहे हैं, जैसे कि डिव को हम बॉक्स क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे डिव बनाते हैं, डिव को एक्सेस करते हैं, देखो विथ, मतलब इसको चौड़ाई हम लोग 10 पिक्सल, ये सब छोड़ो, अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब विथ हाइट सब बाद में पढ़ाएंगे, बस समझ जाओ। 10 नहीं, इसको 50, मतलब थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसका हाइट 50। कोड को बाद में समझना, पहले डिव क्या होता है समझा रहे हैं, 2 पिक्सल लैग। देखो इसको सेव करेंगे, अब इसको वीएस कोड में आएंगे, देखो यहाँ पे क्या बन गया, बॉक्स बन गया, बोले थे ना बॉक्स, ये हो गया, ये समझो डिव है। देखो कोई भी हम लोग साइट बनाते हैं ना, कोई भी पेज पे चला जाओ, कोई भी पेज पे, तो देखना वहां पे बॉक्स बना हुआ होगा, बॉक्स, बहुत सारा बॉक्स बना होता है, उसी को डिव हम लोग बोलते हैं। अगर कहीं पे भी क्लिक करेगा ना, देखो बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये एक डिव के अंदर सारा कोड लिखा होगा। ये मतलब डिव का मतलब है ना कि कोई भी चीज सेपरेट कर देना, सेपरेट। ये पेज के अंदर जाओ, सब सेपरेट हो जाता है। देखो ये भी एक सेपरेट हो गया, मतलब ये एक डिव के अंदर लिखा हुआ होगा। देखो यहाँ पे ऊपर में, देखो ऊपर में डिव करके आ रहा है ना, अरे यार ऊपर में देखो, यहाँ पे लोगो के साइड में डिव, तो ये डिव के अंदर है। डिव समझ में आएगा, मतलब बॉक्स जैसा समझो डिव को, तो डिव समझ में गया। तब एक एक चीज को हम समझा रहे हैं, डिव यहाँ पे यूज किए, तो डिव क्या होता है ये भी समझाना पड़ रहा है। तो क्या हम अभी समझा रहे थे, यहाँ पे देखो पेरेंट और चाइल्ड, तो जो हमारा डिव हो गया, अगर डिव के अंदर कोई भी टैग रहता है, तो ये हमारा चाइल्ड बन जाएगा, ये हमारे पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता, ये उसका बच्चा, इस तरह से समझेंगे। और इस तरह से हमको अगर ये इसको एक्सेस करना है, इस बच्चे को एक्सेस, मानिए ये पैराग्राफ को एक्सेस करना है, तो ये ग्रेटर देन या स्मॉल, क्या है ये, ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन ये एरो का साइन लगा करके हम लोग इस चाइल्ड को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब एक ही ये तरीका यूज करो, चाहे ये तरीका यूज करो, चाहे ये तरीका यूज करो, ये तरीका देखो, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों सेम है, मतलब दोनों अलग नहीं है।
सिबलिंग मतलब दोनों भाई हो गए, मतलब जो भी इफेक्ट आएगा दोनों पे पड़ेगा। जनरल सिबलिंग मतलब देखो, ये सारा तरीका है ना, वो सेम है, बस तरीका अलग अलग है, इफेक्ट सारा पे सेम पड़ेगा। इसको समझते हैं प्लस वाले को। H1 बनाते हैं, दिस इज माई H1। और एक पैरा का बनाते हैं, पैराग्राफ, दिस इज माई पैराग्राफ। सिर्फ अभी एक्सेस करना बता रहे हैं, किस तरह से हम लोग बहुत तरीका से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या था, डिव था, ये वाला साइन था ना, प्लस वाला पहले यूज करते हैं, H1 प्लस पी। H1 प्लस पी का क्या मतलब है कि जो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो H1 में भी अप्लाई होगा और ये पी पे भी अप्लाई होगा। कलर दे देते हैं, ये अजूर, अजूर कलर, ये कलर दे देते हैं। वाव, ये क्या हो गया, ये डिप घटा देते हैं क्योंकि बॉक्स के अंदर सारा कुछ आने का कोशिश कर रहा है। अब देखो, कलर ही चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे ये अजूरे कलर है, ये कलर थोड़ा कुछ ज्यादा ही डीम हो गया, इसको ये बड़ा, अब देखो ये दिख रहा है ना, मतलब प्लस का यूज करके, ये वाला प्लस का यूज करके भी, एक सेकेंड, ये दोनों में अप्लाई नहीं हुआ, दोनों में अप्लाई करना था। कैसे करेंगे इसको, हम लोग को यहाँ पे डिव लगाना पड़ेगा, डिव। अब करके देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ। एक सेकंड देख लेते हैं, सारा कुछ अप्लाई कर, हम सोच रहे थे कि H1 प्लस पी का मतलब होता है कि H1 में भी अप्लाई होगा और पी में भी अप्लाई होगा, बट यहाँ पे हो नहीं, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा भाई। अगर इसमें डिव को भी ऐड कर दे तो, डिव, आप देखते हैं, ये भाई दोनों का ब्लैक हो गया। अभी इसको तो बाद में समझेंगे, सिबलिंग ये सब समझ नहीं आ रहा अभी। सिबलिंग वाला पार्ट है ना, सिबलिंग, ये दोनों सिबलिंग, ये बाद में देखेंगे, ठीक है, ये किस तरह से काम करता है। नहीं तो आप लोग होमवर्क दे देते हैं इसको, सिबलिंग समझ, समझ के आना, ये होमवर्क है, अगले क्लास में हम सिबलिंग्स के बारे में पूछेंगे। अब इसको समझने जाएंगे झूठ मूठ का टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो, अब देखो, तो सूडो पढ़ना पड़ेगा इसको, सूडो पढ़ते हैं, सूडो,
सूडो क्लासेस क्या होता है? सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा पढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पे देखो एक चीज दिखाई दे रहा है, होवर। होवर का मतलब होता है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर चीज पे जाएंगे ना, तो वो एनिमेशन शो करेगा, मतलब वो कुछ बदलाव लाएगा। जैसे कि पी है, ठीक है। पी को पे अगर हम होवर करेंगे ना, होवर, देखो होवर कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या किया, हम पी लिखे और हमको पैराग्राफ यानी इस वाले पे हमको होवर लगाना। होवर का मतलब होता है कुछ बदलाव आएगा, मतलब कुछ उस पे अगर पास करेंगे कर्सर तो कुछ वहां पे चेंज आएगा। क्या चेंज आना चाहिए, तो कलर जो है वो ब्लू हो जाए, ब्लू। जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे ना, जैसे कर्सर लेके जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये ब्लू हो जा रहा है। ये होवर इसी को बोलते हैं, मतलब जैसे ही यहाँ पे लेके जाएंगे ना वो बदल जाएगा। इसी को होवर बोलते हैं, होवर। सेम H1 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, H1। जैसे होवर करें इसका कलर ये ब्लू वायलेट हो जाए, ब्लू वायलेट। सेव करेंगे तो इसको रन करेंगे, ये तो पहले ही वो वायलेट हो गया। एक सेकंड इसका ओवर लगाना भूल गया, ये ओवर, ओवर अप्लाई कर दिए। अब सेव करेंगे तब टच करेंगे तब ये होवर होगा, ऐसे नहीं होगा। इस पे जाएंगे ना, देखो इस पे आ रहे हैं तो ये ब्लू हो जा रहा है, इस पे आ रहे हैं तो ये वॉयलेट कलर का हो जा रहा है। होवर इसी को बोलते हैं, होवर। होवर वाला डाउट क्लियर? किसी को यहाँ पे डाउट है? अच्छा, यहाँ पे कोई है जिसको हिंदी समझ नहीं आता है? ओके, अब पीपीटी की ओर चलते हैं। इसको समझते हैं, बिफोर आफ्टर क्या होता है। सूडो एलिमेंट्स बिफोर आफ्टर, मतलब पहले क्या था और अभी क्या हो जाएगा, बिफोर आफ्टर। मतलब इसको अगर प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना तो वो समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो सारा कुछ एक में हो जा रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा। ये सेपरेट एग्जांपल है। जैसे कि पैराग्राफ है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ, और यहाँ पे बिफोर लगाया हुआ है और उसके बाद कंटेंट के अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जिसको एक बार देख लेते हैं करके, पैराग्राफ। देखो जैसे यहाँ पे ये डबल ये वाला कॉमा लगाते हैं ना, तो यहाँ पे आफ्टर बिफोर सारा कुछ आ जाता है। तो हमको क्या यूज करना है, पहले बिफोर, कलर, कौन सा कलर इसमें हम ले लेते हैं, चॉकलेट, चॉकलेट ले लेते हैं। अब इसको देखेंगे रन करके, देखो इसका कलर देखो कैसा है, कुछ तो नहीं हुआ।
कुछ देखो यहाँ पे चॉकलेट जैसा हो रहा है बीच में। आफ्टर एक बार अप्लाई करते हैं इसी में, तब समझ में आएगा। पैराग्राफ लेंगे, आफ्टर मतलब पहले क्या था बाद में क्या होगा, ये सेट करने के लिए हमें ये वाला बंद करना, आउटर अप्लाई करेंगे, इसका कलर दे देते हैं, ऐसे कलर देंगे जो समझ में आए। ये वाला ग्रीन जैसा दिख रहा है ना, ये कलर। अबे यार कुछ नहीं हो रहा। अभी से ऐसा कॉन्सेप्ट देखो भाई, ये जो है ना, ये वाला पार्ट सिबलिंग वाला पार्ट और ये सूडो वाला पार्ट, ये हम अगले क्लास में देखेंगे क्योंकि ये मेरे समझ से भी बाहर हो जा रहा है। अब देखो CSS तब से कलर के बारे में पढ़ रहे थे, बट कलरिंग करने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। देखो अभी क्या कर रहे थे, कलर में सिंपल सा कलर लेकर के कोई भी कलर उठा ले रहे थे, बट कलरिंग करने का भी अलग अलग तरीका है। एक तरीका है कि नाम से कलर कर दो, मान लो नाम लिख दो रेड ब्लू। एक तरीका है HEX कोड, मतलब हेक्सा कोड में हम लिखेंगे, मतलब ये ऐसे इस फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा। और एक और फॉर्मेट है RGB, मतलब रेड ग्रीन ब्लू। ये है रेड का शेडिंग, ये है ग्रीन का, ये है ब्लू का। तो ये 3 वैल्यू में रहता है। और ये है HSL, मतलब इसमें परसेंटेज में रहेगा, ऐसे HS रहेगा यहाँ पे 0%, 100%, इस तरह से कलरिंग यहाँ पे रहेगा। तो कलरिंग करने का भी इतना सारा तरीका है, तो सारा पारा मतलब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। किसी को डाउट है क्या? कोई राइज हैंड कर रहा है? नहीं ना? यस सर, ओके। VS कोड में जाएंगे, ये सब पहले हटा देते हैं। ये सूडो वाला पार्ट बाद में कवर करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास खुद ही समझ नहीं आ रहा है। देखो कलरिंग करने का बहुत सारा तरीका है। तब सबसे पहले एक H1 बनाएंगे। ये आसान बनाने के लिए हम बार बार H1 पैराग्राफ ले रहे हैं क्योंकि आसानी से समझ में आएगा। This is my heading। तो एक तो तरीका है कि H1 का अगर हम CSS अगर कलरिंग करना है तो H1 को इस तरह से भी कलर कर सकते हैं। कलर लिखेंगे, कलर स्टार्टिंग में क्या है, नाम से उसका नाम दे देंगे उसका, जैसे कि रेड। ये तो हो गया कि नाम से हम कलरिंग कर रहे हैं। ये तो पहला तरीका ये हो गया कि नाम से हम लोग कलरिंग कर रहे हैं, कि उसका नाम रेड दे दिया, रेड। बट एक और तरीका है, ये वाला तरीका, हेक्सा कोड वाला। हेक्सा कोड में हम कोडिंग करेंगे। एक तो तरीका ये हो गया, ये फर्स्ट वाला। दूसरा तरीका है, जो आपको अच्छा लगा वो आप लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इसी को हम लोग #FF के फॉर्म में रहेगा, मतलब हेक्सा कोड के फॉर्म में 00FF।
ऐसा करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, तो ये वाला कलर आ रहा है, तो कलर पैलेट भी यहाँ पे खुल जा रहा है। तो अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे उठा लेंगे। जैसे देखो, जैसे हम कलर से चेंज कर रहे हैं ना, तो ये वाला कोड भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे कि ब्लू किए, ब्लू का है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमारा हेक्सा कोड जो है वो चेंज हो रहा है। ये यहाँ इधर गए, तो देखो यहाँ पे ये पूरा चेंज हो गया, ग्रीन पे गए, ग्रीन। तो देखो ये ऐसा कोड मिल करके ग्रीन बनेगा। हेक्सा कोड समझना पड़ेगा तुम लोग को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के। तो यहाँ पे कलर पैलेट है ही, तो हेक्सा कोड को क्यों समझना है। तो जो भी हमको कलर चाहिए, यहाँ पे हमको पिंक चाहिए, पिंक। जब ये कलर पैलेट हमारे पास है ही, तो क्यों इसको समझे। तो इसको इस तरह से हम लोग पिंक ले लिए। तो ये हो गया दूसरा तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। सेव करेंगे तो ये भी सेम वर्क करेगा, मतलब देखो यहाँ पे पिंक हो गया ना। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, आरजीबी। आरजीबी के फॉर्म में भी हम कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अब अप्लाई करते हैं तीसरा तरीका। देखो तीसरा तरीका क्या है कलर चेंज करने का, कि हम लोग आरजीबी, जैसे ही आरजीबी लिखेंगे ना, तो देखो ये हो गया, 3 फॉर्मेट में आ जाएगा बन के। तो अभी तो यहाँ पे रेड करके है, बट ये हमको तरीका नहीं चाहिए, हमको चाहिए नंबरिंग वाला, नंबरिंग, नंबर वाला। देखो 3 फॉर्म में रहता है ना रेड, तो रेड हमको कितना रखना है, मान लो 10 रखना है, तो 10 रख दिए। ग्रीन बीच में रहता है, ग्रीन, ग्रीन भी मान लो 10 रख दिए, और ये हमारा 10 रह गया। तो 10 10 10 मिलके क्या बनेगा, तो ये ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक। अब देखो तुम लोग पूछ रहा होगा कि यहाँ पर ये 10 है, तो मैक्सिमम कितना तक जाएगा, मैक्सिमम 100 तक जाएगा या 1000 तक जाएगा, कितना तक जाएगा, मैक्सिमम कितना तक जाएगा। इसको सेव करते हैं। देखो मैक्सिमम जैसे 1000 लिखते हैं ना, तो ये काम नहीं करता है, यहाँ पे कोई कलर नहीं आता। तो मैक्सिमम कितना तक रहेगा, तो इसको एक बार गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितना तक रहेगा। यहाँ पे लगभग 256 ऐसे कुछ करके रहता है, 255। तो देखो यहीं पे पता चल रहा है, जैसे 256 लिख रहे हैं ना, तो ये नहीं हो रहा, जैसे 255 लिख रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि मैक्सिमम 255 तक यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसको भी 255 तक बढ़ा सकते हैं। सब देखो सारा 255 रहेगा ना, मतलब सारा कलर को, रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, 3 कलर लो, 3 कलर उठाओ, अब तीनों को मिक्स कर दो, तो तीनों को अगर मिक्स करेंगे रेड ग्रीन ब्लू को, तो ये व्हाइट बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे दोनों को, अगर तीनों को 255 रखते हैं, तो ये व्हाइट बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम तीनों को अगर 0 0 0 रखेंगे, तीनों को 0, कोई बता सकता है कि अगर ये तीनों को RGB को 0 0 0 रखते हैं, अरे यार पहले ही तो आ गया, फिर भी पूछ लेते हैं कि RGB को तीनों को अगर 0 0 रखते हैं, तो कौन सा कलर बनेगा। कमेंट में बताओ, कमेंट यहाँ पे चैट बॉक्स में बताओ। यहाँ पे तीनों को अगर 0 0 रखते हैं, तो कौन सा कलर बनेगा। यहाँ पे तो पहले ही दिख रहा है कि ब्लैक बनेगा, तो देखो ब्लैक बनेगा, तीनों को अगर 0 0 रखते हैं तब ब्लैक बन जाएगा। बट जैसे ही किसी एक को बढ़ाते हैं, मान लो ब्लू को बढ़ाते हैं, 10 रख देते हैं, तो देखो धीरे धीरे ये ग्रे में बदलना शुरू करेगा। मान लो इसको 100 रख देते हैं, तो ये थोड़ा सा बदल रहा है, कुछ ब्लू जैसा हो रहा है। तो देखो थोड़ा सा ब्लू ब्लू जैसा दिख रहा है। आरजीबी, आरजीबी क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या है, ये एच एस एल, एच एस एल,
ये भी देख लेते हैं, ये भी समझ में आ रहा है, परसेंटेज में रहेगा ये। अब यूज करते हैं पांचवा तरीका, चौथा तरीका। ये चौथा तरीका, HSL जैसे लिखेंगे, एंटर दबाएंगे ना, तो ये आ गया, परसेंटेज में रहेगा। परसेंटेज में 100%। ये 50%। देखो कौन सा कलर बना, यहाँ पे ग्रीन बन गया। ये 120 क्या है, ये एक पैरामीटर है, ये मैक्सिमम 120 तक रहता है। अगर ये हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। देखो ये दोनों रहता है ना, वो परसेंटेज में रहेगा, बट ये एक तरह से पैरामीटर 120 तक रहता है। इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इसको HSL को भूल जाओ। ये फर्स्ट हमारे पास तरीका है ना, ये वाला, चाहे कलर पैलेट वाला, डायरेक्ट कोई भी कलर हम लोग कलर पैलेट से उठा लेंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। फिर भी पढ़ना था, इसलिए हम लोग ये सबको जानना था, तो जान लिया। अब देखो, धीरे धीरे अब अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखो बैकग्राउंड कलर, अब देखो, अभी तो सिर्फ टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज कर रहे थे, अब देखो बहुत सारी चीजों का कलर चेंज करेंगे, क्योंकि हम CSS में सिर्फ कलर, फॉन्ट, ये सब के बारे में ही पढ़ते हैं। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, हाँ, किसी को डाउट है क्या? हेलो, देखो यहाँ पे अभी तो सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे थे, और मान लो पूरे बॉडी का चेंज करना है, पूरे पेज का कलर चेंज करना है, तो ये वाला प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। बैकग्राउंड कलर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, एक एक के बारे में अगर पढ़ने लगेंगे ना, तो ये कोर्स कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये पहले मेन मेन जो प्रॉपर्टी है ना, उसको पढ़ेंगे। देखो बैकग्राउंड कलर किस तरह से सेट करते हैं। अब देखो बॉडी का मान लो पूरा कलर चेंज करना है, तो इस टैग उठाएंगे, क्योंकि हमको बॉडी का कलर पूरा चेंज करना है, तो ये बॉडी वाला टैग उठाएंगे, बॉडी। टाइम हो देखो गया। बहुत टाइम तो हो गया सर, टाइम हो गया, बट यहाँ पे इतना सारा स्लाइड बचा हुआ है, इतना सारा भी बचा हुआ है, क्या करें सर? लगता है अनुज सर नहीं। सर देखिए इधर, एक दो तीन चार पाँच छ, 5 स्लाइड बचा हुआ है सर। ओके सर, अभी बहुत स्लो चल रहे थे, इसलिए इतना टाइम लगा। ओके सर। कंप्लीट कर दीजिए सर। सिमरन ब्लैक, सिमरन कुमारी ब्लैक, क्या बोल रही है? हाँ उस टाइम ब्लैक बोल रही थी, उस टाइम का है। ओके, ओके सर। हाँ हाँ,
ओके सर, ठीक है ऑल ऑफ यू, अभी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, सबको गुड नाइट। नहीं सर अब कल पढ़ाइएगा। ओके कल ही पढ़ाएंगे, कल ही पढ़ाएंगे। सबको गुड नाइट। अभी आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। ओके सर।